7 मई 2025 की रात को भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर गया, मुरीदके में लश्कर का ठिकाना गया और ये पूरा काम सिर्फ 22 मिनट में खत्म कर दिया गया था। It's the first time actually we hit targets like Bahawalpur, which was quite deep inside. The moment you hear everyone's code word, you know that everyone struck Pakistan successfully. For one shot coming from Pakistan, give him at least 5. पाकिस्तान की हालत ये थी कि उन्होंने पहले कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, फिर कहा कि हमने 5 जहाज गिरा दिए हैं भारत के, और फिर उनके मंत्री टीवी पर बैठकर हकलाने लग गए थे। बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाब हमले का भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही है और देती रहेंगी। आज तक कभी ऐसा मैंने मिलिट्री हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि किसी मुल्क ने ऐसे अटैक किया हो। इंतहाई परेशान को खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज़ उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज़ उठे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 3 शहरों पे हमला कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रखा है भारत ने। पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया गया है, ये अफसोसनाक खबर। पर मैं आपसे एक सीरियस सवाल पूछता हूँ, अगर इन 9 बिल्डिंग्स में से एक भी कोऑर्डिनेट गलत होता तो क्या होता? यूएन में हमारे खिलाफ प्रस्ताव आता कि देखो भारत ने जेनोसाइड कर दिया है, और पाकिस्तान को ठीक वही चीज मिल जाती जिसका वो पिछले 70 साल से इंतजार कर रहा है, यानी इंटरनेशनल मंच पर रोने का एक और मौका। वैसे रोना तो इन्होंने फिर भी शुरू कर ही दिया था, वो बात अलग है, लेकिन उस पूरी रात में भारत की एक भी मिसाइल गलत जगह नहीं गिरी, और ये पॉसिबल हुआ था पराग जैन की वजह से। वही आदमी जो आज रॉ का चीफ है। अब आप कहेंगे कि भाई ये नाम तो हमने पहली बार सुना है, तो यही सबसे मजेदार बात है, क्योंकि आप इनको नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान इनको पिछले 20 साल से झेल रहा है। जब पाकिस्तान ने अपना सबसे पहला प्रॉक्सी वॉर पंजाब में चलाया, तब ये आदमी वहीं तैनात था। जब पाकिस्तान कनाडा में बैठे खालिस्तानी नेटवर्क के जरिए भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तब ये आदमी वहां मौजूद था। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया और बड़े बड़े लोग धमकी दे रहे थे अब कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, तब ये आदमी कश्मीर में ही था। तो भाई साहब, आखिर में सवाल यही है कि आखिर ये आदमी है कौन, और पंजाब से लेकर कनाडा और श्रीलंका से लेकर कश्मीर तक इसने क्या किया है कि इसको रॉ का चीफ बना दिया गया है? और सबसे मेन बात, कैसे ये शख्स पाकिस्तान का सबसे बुरा सपना बन चुका है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने के लिए कि पराग जैन है कौन और कैसे इन्होंने पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं, हमें पहले ये समझना होगा कि पाकिस्तान भारत से आखिर लड़ता कैसे है। क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता हो कि भाई 2 देश जब लड़ते हैं तो मतलब टैंक निकलते हैं, फाइटर जेट्स उड़ते हैं और बॉर्डर पर गोलियां चलने लग जाती हैं। पर सच ये है कि पाकिस्तान भारत से इस तरीके से लड़ता ही नहीं है, और इसकी वजह बहुत सीधी सी है, क्योंकि इन्होंने ये तरीका ट्राई करके पहले देख लिया है और नतीजा हर बार एक जैसा ही निकला है। 1948 में वो ऐसे लड़ा और हार गया। 1965 में फिर आमने सामने की लड़ाई की और फिर हार गया। 1971 में आमने सामने की लड़ाई की तो उसका देश ही आधा हो गया और उसके 93,000 सैनिक ने चड्डी बनियान उतारकर सरेंडर किया था। और उसके बाद 1999 में कारगिल में लड़ा तो वहां पर हालात ये हो गई थे कि अपने ही मरे हुए सैनिकों की लाश तक लेने से मना कर दिया था उसने। यानी 4 बार पाकिस्तान ने ऐसे लड़ने की कोशिश की और 4 बार मुंह के बल गिरा। बस फिर क्या था, पाकिस्तान ने मेंटोस आइडिया चुना। पाकिस्तान के जनरल जिया-उल हक की एक बहुत मशहूर डॉक्ट्रिन है जिसे कहते हैं ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इसका मतलब यह है कि भाई तुम सीधी लड़ाई मत लड़ो, क्योंकि उसमें तुम्हारी धुलाई हो जाती है। इसके बजाय भारत को तुम 1000 अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे घाव देते रहो ताकि वो अंदर से खोखला हो जाए। और इसी डॉक्ट्रिन के आधार पर पाकिस्तान ने अपना पूरा प्रॉक्सी वॉर खड़ा किया। देखिए, प्रॉक्सी वॉर का मतलब ये होता है कि आप खुद सामने लड़ने नहीं जाते हो, बल्कि आप दूसरे देश के अंदर ही लोगों को हथियार देते हो, पैसा देते हो, ट्रेनिंग देते हो और उन्हीं से अपनी लड़ाई करवाते हो। इसमें फायदा ये होता है कि आपका खर्चा भी कम होता है, आपका रिस्क भी कम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि दुनिया के सामने आप हाथ ऊपर करके ये कह सकते हो कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और इस चीज का सबसे पहला और बड़ा एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्र के पंजाब में किया था। 1980s के दशक में पाकिस्तान की ISI ने खालिस्तानी आतंकवाद को पूरी तरीके से खड़ा किया था, जिसके तहत खालिस्तानियों को बॉर्डर पार बुलाकर हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर उन्हें वापस भेजा जाता था और पाकिस्तान के अंदर उनके लिए पूरे के पूरे ट्रेनिंग कैंप्स बना दिए गए थे। और इसका नतीजा भारत के अंदर क्या निकला वो आप जानते ही हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक किए गए और बसों को रोककर हिंदुओं को नीचे उतारकर गोलियां मारी गई। इस पूरे दौर में पंजाब में हजारों लोग मारे गए और हालात ये थे कि पुलिस वालों के परिवार तक निशाने पर थे। लेकिन जब पंजाब के अंदर ये फॉर्मूला धीरे धीरे फेल होने लगा तो पाकिस्तान ने वही पूरा फॉर्मूला उठाकर कश्मीर में लगा दिया। देखिए, यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझनी ये है कि अगर दुश्मन इस तरीके से लड़ रहा है तो आप उसको टैंक और मिसाइल से नहीं हरा सकते, क्योंकि सामने वाला वर्दी पहनकर मैदान में आपके सामने नहीं खड़ा होता, बल्कि वो आपके ही देश के अंदर, आपके ही मोहल्ले में
और आपके ही पड़ोसी की शक्ल में बैठा होता है। तो भाई साहब, ऐसे में दुश्मन को हराने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है और वो है इंटेलिजेंस। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, हथियार किस रास्ते से आ रहे हैं, अगला लड़का कौन होगा रिक्रूट होने वाला, और बॉर्डर के उस पार कैंप कहां पर लग रहा है। और एग्जैक्टली यही वो जगह है जहां भारत सालों तक लगातार पिछड़ता रहा, क्योंकि हमारी अपनी खुफिया एजेंसियों का इतिहास बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। रॉ की स्थापना 1968 में इंदिरा गांधी के दौर में हुई थी और इसे आर.एन. काउ ने खड़ा किया था। शुरुआत में इस एजेंसी ने ऐसा कमाल करके दिखाया था कि पूरी दुनिया देखती रह गई थी। 1971 में इसने पूरा देश ही बना दिया था, यानी कि बांग्लादेश। 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट इतना छुपकर करवाया था कि CIA को इसकी खबर अखबार में पढ़कर मिली थी। और इसके बाद 1975 में सिक्किम को भी भारत में मिलवा दिया था। पर इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपको गुस्सा आएगा। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रॉ को इंदिरा गांधी की पर्सनल एजेंसी मान लिया और उसका बजट काट दिया और सैकड़ों लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरोप तो ये तक लगता है कि जब रॉ को ये पता चला कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है तो मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। भाई साहब, ये तो वही बात होगी कि आपका पड़ोसी अपनी छत पर बम बना रहा है और आप कह रहे हो कि भाई ये तो उसका घर है, उसकी मर्जी है, हम कौन होते हैं पूछने वाले। इंद्र कुमार गुजराल के दौर में भी यही आरोप लगता है कि उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हमारे मौजूद एसेट्स एक्सपोज हो गए थे और इसकी वजह से कई रॉ के एजेंट्स मारे गए थे। तो भाई साहब, कुल मिलाकर हालात ये थे कि एक तरफ पाकिस्तान बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमारे देश के अंदर आग लगा रहा था और दूसरी तरफ हमारी अपनी सरकारें अपनी ही एजेंसी की टांग खींच रही थी। और ठीक इसी माहौल में 1989 में एक नौजवान IPS ऑफिसर को पंजाब कैडर मिलता है जिसका नाम होता है पराग जैन। देखिए, पराग जैन मुजफ्फरनगर के पास पैदा हुआ एक लड़का था जिसका बचपन कानपुर में बीता, जिसने सेंट स्टीफन से इतिहास पढ़ा और जिसे 1989 में IPS मिल गया। और ये वो टाइम था जब किसी IPS अफसर को पंजाब का कैडर मिलना कोई खुशखबरी नहीं थी बल्कि एक सजा जैसा था। 1993 में ये पटियाला के SP बनते हैं और इसके बाद इनकी पोस्टिंग एक के बाद एक उन जिलों में होती चली जाती है जो उस समय सबसे ज्यादा सेंसिटिव माने जाते थे, यानी कि भटिंडा, मानसा, होशियारपुर, तरन तारण। इन सब जगह ड्यूटी करने के बाद ये चंडीगढ़ के SSP बनते हैं जहां इन्हें पंजाब और हरियाणा दोनों तरफ का क्रिमिनल नेटवर्क एक साथ देखना पड़ता है। और इन सब जगहों पर इन्होंने वो काम किया जिसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपके सामने साफ कर देता हूँ, क्योंकि इस मामले में बॉलीवुड ने लोगों के दिमागों में सिर्फ कचरा भरा है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने AK-47 उठाई, जंगल में घुसे और अकेले 10 लोगों को धोकर आ गए, जैसा टाइगर और पठान में दिखाया जाता है, जहाँ पहले हीरो शर्ट उतारता है, फिर उसे स्लो मोशन में चलते हुए दिखाया जाता है और फिर बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है। भाई साहब, असली जासूस अगर ऐसे काम करने लगा ना तो हफ्ते के अंदर उसका शहीद स्मारक बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप पहले उस इलाके के अंदर लोगों के बीच अपने सोर्सेज बनाते हो, महीनों की मेहनत लगाकर एक आदमी का भरोसा जीतते हो और फिर सालों तक उस आदमी को संभाल कर रखते हो। इस चीज को टेक्निकली ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में ह्यूमिंट। एनीवेज, थोड़ा और टाइम बीतता है और 2004 में पराग जैन लुधियाना रेंज के DIG बन जाते हैं और उसके बाद उन्हें IG कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन बनाया जाता है। ये डिटेल्स ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, पर मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि अब तक ये आदमी सिर्फ जमीन पर काम कर रहा था, यानी कि ह्यूमिंट पर, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा भी सीख रहा था, यानी कि टेकेंट, जिसमें सिग्नल इंटरसेप्शन और कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग आता है। अब इसके बाद 2010 में इनका सेंट्रल डेपुटेशन हो जाता है और ये रॉ के साथ काम करने लगते हैं और 2015 में इन्हें कनाडा भेज दिया जाता है, जहां इनका काम था वहां पर बैठे खालिस्तानी मॉड्यूल पर नजर रखना। 2015 से 2018 का वही दौर था जब कनाडा में खालिस्तान समर्थक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही थी और हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे नाम बार बार सामने आ रहे थे। पराग जैन ने कनाडा में बैठकर उस पूरे खालिस्तानी इकोसिस्टम को समझा, यानी कौन सा मॉड्यूल कहां से चल रहा है, पैसे किस रास्ते से आ रहे हैं और कनाडा की जमीन से भारत के अंदर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है। और इन्होंने बार बार दिल्ली को वार्निंग भेजी कि मामला आगे चलकर बहुत खतरनाक शक्ल ले सकता है। फिर निज्जर समेत कई खालिस्तानियों की हत्या हुई और ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर भारत पर सीधा आरोप लगा दिया और खालिस्तान का मुद्दा पूरी दुनिया की हेडलाइन बन गया। यानी पराग जैन ने 2015 के बाद जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दी थी उसी के आधार पर ये एक्शंस हुए थे। कनाडा से लौटने के बाद 2019 में इन्हें कश्मीर की जिम्मेदारी मिलती है और वो भी ठीक उसी वक्त जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था। वहां इन्होंने घुसपैठ पर नजर रखी, POK के अंदर बने टेरर इंफ्रा को देखना शुरू किया और उन लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया जिनको OGW कहा जाता है, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स। देखिए, OGW वो लोग होते हैं जो खुद कभी बंदूक नहीं उठाते और आपके सामने बिल्कुल एक आम आदमी की तरह रहते हैं, जिनमें से कोई दुकान चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई तो सरकारी नौकरी भी करता है। लेकिन यही लोग आतंकवादियों को खाना पहुंचाते हैं, उन्हें छुपने का ठिकाना देते हैं और सबसे खतरनाक बात,
ये वही लोग होते हैं जो आर्मी की मूवमेंट की खबर आतंकवादियों तक पहुंचा देते हैं। एनीवेज, इसके बाद पराग जैन को श्रीलंका भेजा जाता है, जहां इन्हें कोलंबो में भारत का स्टेशन चीफ बनाया जाता है, यानी वो अफसर जो उस देश में रॉ के पूरे ऑपरेशंस का मुखिया होता है। और ये वो दौर था जब श्रीलंका पूरी तरीके से हिल चुका था। 2022 में वहां इतना बड़ा आर्थिक संकट आया था कि पूरा देश दिवालिया हो गया था, पेट्रोल खत्म हो गया था, दवाइयां खत्म हो गई थी और बिजली गायब थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था और प्रेसिडेंट राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ गया था। यानी बंदे ने पूरी जिंदगी महल बनाया और आखिर में उसमें जनता आकर पिकनिक मना रही थी। अब श्रीलंका में भारत की सबसे बड़ी चिंता चीन था, क्योंकि आपको हम्बनतोता पोर्ट का मामला याद होगा, जो कर्ज ना चुका पाने के कारण श्रीलंका को चीन को 99 ईयर्स के लिए लीज पर देना पड़ गया था। और इस पूरी उथल पुथल के बीच में कोलंबो में बैठकर पराग जैन लगातार दिल्ली को ये बताते रहे कि जमीन पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। एंड इसके बाद रॉ के अंदर उनको वो जिम्मेदारी दी जाती है जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। पराग जैन को एविएशन रिसर्च सेंटर का चीफ बनाया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आर्क कहते हैं, यानी रॉ की वो विंग जो ऊपर से देखकर बताती है कि नीचे क्या हो रहा है। और आर्क को संभालने के साथ साथ ये पाकिस्तानी डेस्क पर भी काम कर रहे थे। तो भाई साहब, एक तरफ इनके पास जमीन पर बना हुआ ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क था और दूसरी तरफ आसमान से मिलने वाली तस्वीरें थी, और ये दोनों चीजें एक ही आदमी के हाथ में थी। और एग्जैक्टली यही वो कॉम्बिनेशन है जो पाकिस्तान के लिए आगे जाकर सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। देखिए, इस कॉम्बिनेशन का मतलब ये था कि इस आदमी के पास अब पाकिस्तान की एक ऐसी लिस्ट तैयार हो रही थी जो शायद पाकिस्तान के अपने जनरल्स के पास नहीं होगी, क्योंकि जमीन पर मौजूद सोर्सेज आपको बताते हैं कि बहावलपुर के एक इलाके में जैश का बड़ा ठिकाना है, जहां हर कुछ महीने में नए लड़के आते हैं। अब देखिए, ये ग्राउंड इन्फॉर्मेशन अपने आप में बेकार है, क्योंकि इस बेसिस पर मिसाइल नहीं दागी जा सकती है। लेकिन इसके बाद आर्क से उस इलाके की तस्वीरें मंगवाकर महीनों तक उनको देखा जाता है और उसमें दिखता है कि उस इमारत के बाहर हर हफ्ते गाड़ियां आती हैं और उस इमारत में ये चीज बाकी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है। इसके बाद उस इलाके के फोन सिग्नल्स उठाए जाते हैं और पता चलता है कि उस इमारत से निकलने वाली कॉल्स किन नंबरों को गई हैं। फिर ये पता लगाया जाता है कि वो नंबर्स किसके हैं, और जब ये तीनों चीजें एक जगह पर आकर आपको मिलती हैं तब उस बिल्डिंग को मार्कअप किया जाता है। अब इसी काम को 9 अलग अलग ठिकानों के लिए सालों तक बार बार दोहराइए। ये लिस्ट सालों तक बनती रही और हर बार अपडेट होती रही, बिना ये पता चले कि भाई इसकी जरूरत कब पड़ जाएगी हमें। और इसकी जरूरत पड़ी 22 अप्रैल 2025 को। उस दिन पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 आम नागरिकों को उनका धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने गोली मार दी थी। और इस हमले से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुलेआम मंच से जहर फैलाया था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers they struggled. Mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. तो भाई, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसका जवाब आखिर दिया कैसे जाएगा, क्योंकि जवाब देने के 2 ही तरीके होते हैं। पहला ये कि एलओसी पर गोलीबारी करके छोड़ दो, जिसमें टीवी पर हेडलाइन बन जाती है, एंकर का गला बैठ जाता है और जमीन पर कुछ भी नहीं बदलता। और दूसरा ये कि सीधा उन ठिकानों को खत्म कर दो जहां से ये आतंकवादी बनकर निकल रहे हैं। दूसरा तरीका कहीं ज्यादा असरदार है, पर इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, और वो है प्रिसीजन। क्योंकि अगर आपने मिसाइल दागी और वो बिल्डिंग असल में कोई स्कूल निकला तो अगले दिन विक्टिम बनकर पाकिस्तान यूएन पहुंच जाएगा और असली मुद्दा वहीं पर दफन हो जाएगा। तो भाई साहब, ऐसे में सरकार के सामने सवाल सिर्फ एक ही बचा था कि इस वक्त सबसे भरोसेमंद ग्राउंड इंटेलिजेंस किसके पास है, और इसका जवाब एक ही था, पराग जैन। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर तय किया कि पाकिस्तान और पीओके के अंदर किन किन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, और वायुसेना को उन सभी ठिकानों की एकदम सटीक लोकेशंस दे दी गई। और 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जिसमें 9 ठिकाने निशाने पर लिए गए। पूरा काम 22 मिनट के अंदर खत्म कर दिया गया, यानी पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी गई, और इसीलिए इन्हें ऑपरेशन सिंदूर का मास्टरमाइंड कहा जाता है। और इसी वजह से जब जून 2025 में तत्कालीन रॉ चीफ रवि सिन्हा का कार्यकाल खत्म हुआ तो सरकार के सामने कोई लंबी बहस ही नहीं बची थी। 28 जून को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट का ऑर्डर निकला और 1 जुलाई 2025 को पराग जैन को रॉ का चीफ बना दिया गया। देखिए, पाकिस्तान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉ का चीफ बदल गया है, क्योंकि रॉ के चीफ पहले भी बदलते रहे हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। पाकिस्तान की असली दिक्कत यह है कि इस बार कुर्सी पर उस आदमी को बिठाया गया है जिसने अपने करियर का हर एक साल पाकिस्तान की लगाई हुई आग को बुझाने में गुजारा है। यानी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस आदमी को कौन सा पद मिल गया है,
बल्कि प्रॉब्लम वो 20 साल का नेटवर्क है जो इस आदमी के पीछे खड़ा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सिर्फ एक बात बता दी है कि भारत के पास अब उसके अंदर की एग्जैक्ट जानकारी मौजूद है, और जब सामने वाले को यह पता चल जाएगा आपके हर ठिकाने का पता हमको मालूम है, तो असली डर वहीं से शुरू हो जाता है। आप पराग जैन की स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही साथ जो दूसरा वीडियो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको जरूर देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।